एक्सरसाइज 5.4 के इंट्रोडक्शन में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चरघातांकी फलन और लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लघुगणकीय फलन। तो लास्ट क्लास में हमने ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में स्टडी किया था, चरघातांकी फलन के बारे में। आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं लघुगणकीय फलन। तो क्या होता है लघुगणकीय फलन, उसको थोड़ा सा मैं आपको पहले उसकी एक छोटी सी बेसिक जानकारी है वो आप ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि माना b इज ग्रेटर देन 1 होगा, b कोई वास्तविक संख्या और ये एक ऐसा रियल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है। आप याद रखिए b एक ऐसा रियल नंबर है जो कि 1 से बड़ा, रियल नंबर भी है, 1 से बड़ा भी है, 1 के बराबर भी नहीं है, 1 से छोटा भी नहीं है, 1 से बड़ा है। तब हम कह सकते हैं कि आधार b पर a का लघुगणक x है। और ये कब कह सकते हैं? यदि b की घात x बराबर a हो तो हम ये कह सकते हैं। देखिए, आपको देख के लग रहा होगा दिस इज अ कांस्टेंट नंबर एंड दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक अचर की घात में एक चर लगा हुआ है, वो भी स्वतंत्र चर। तो अचर की घात में स्वतंत्र चर का लगना ये चरघातांकी फलन की निशानी है और इसकी वैल्यू कितनी है? a के बराबर। तो अगर कभी भी कोई चरघातांकी फलन ऐसा लिखा हो b की घात x बराबर a, तो दूसरे शब्दों में हम उसे और क्या कह सकते हैं वो यहां लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में हम उसको बोल सकते हैं कि आधार b पर a का लघुगणक x है। देखिए, थोड़ा सा आपको अच्छे से इसको समझना है, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूजन होगा और भूल जाएंगे आप। फिर से, अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है b टू द पावर x और इसकी वैल्यू a के बराबर है, तो इसको दूसरी भाषा में लघुगणक के रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसको कैसे बोल सकते हैं वो हम आपको सिखा रहे हैं। उसको हम बोल सकते हैं कि आधार b पर a का लघुगणक x है। देख रहे हैं कुछ आप? आधार b पर a का लघुगणक x है, ये ऐसे बोल सकते हैं हम उसको। अब आधार b पर a का लघुगणक x के बराबर है, लेकिन अब हमको एक प्रॉब्लम है कि आधार b पर a का लघुगणक, क्या इसके लिए कोई सिंबल बना है? क्योंकि अगर इसके लिए कोई सिंबल बना हो तो हम आधार b पर a का लघुगणक किसके बराबर लिख सकते हैं? x के बराबर। तो आप सोचोगे ये है तो, लेकिन जब तक ये रहेगा तब तक हमें ये लगता रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लघुगणक का हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आएगा। हालांकि इसी को कहने का ये दूसरा तरीका है हमारा, इसी बात को प्रदर्शित करने का, इसी बात को रिप्रेजेंट करने का। दिस इज द सेकेंड मेथड, दिस इज द अदर वे, कि हम इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को ऐसा कह सकते हैं तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इसको लिखने का एक तरीका भी मिल जाए तो एक्सपोनेंशियल अलग हो जाएगा, लॉगरिथमिक अलग हो जाएगा, तो ज़रा अच्छा लगेगा। हमको चीज़ें अलग अलग समझ में भी आएंगी। नहीं तो ऐसा लिखे रहेंगे तो कोई बोलेगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कोई इसी को लॉगरिथमिक बोलता रहेगा। थोड़ा सेपरेट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम उसको लिख सकते हैं, उसका एक सिंबल बनाया गया। आधार b पर a का लघुगणक, आधार b पर a के लघुगणक को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं और उसका हमने सिंबल ऐसा बनाया। आधार b पर a का लघुगणक, बेस कौन है? b। a वो नंबर है जिसका लॉगरिथम हम निकालना चाहते हैं। तो a क्या है? a इज दैट नंबर फॉर विच वी वांट टू फाइंड आउट इट्स लॉगरिथम। वो नंबर है जिसका हम लॉगरिथम निकालना चाहते हैं। और b क्या है? आधार। तो आधार b पर a के लघुगणक को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब फिर से पूरा सेंटेंस अगर लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं
अर्थात यदि b टू द पावर x इज इक्वल टू a, तब b टू द पावर x इज इक्वल टू a हो तो इसका क्या मतलब होता है कि आधार b पर a का लघुगणक कितना है, x। इसलिए इसे दूसरी लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं, आधार b पर a का लघुगणक कितना है, x। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा गया है, अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा गया है तो उसको आप लॉगरिथम में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, b टू द पावर x इज इक्वल टू a, तब log a टू द बेस b इज इक्वल टू x। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की घात देता है। देखो x बराबर में लिखा हुआ है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमें इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या दे रहा है, पावर के बारे में जानकारी दे रहा है कि इस एक्सपोनेंशियल की पावर होगी log a टू द बेस b के बराबर होगी। समझ आया। अब इसको बताने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल ये कि अगर कभी लिखा हो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो आप इसे लॉगरिथम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, b टू द पावर x इज इक्वल टू a होने पर log a टू द बेस b इज इक्वल टू x। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं इसको हम, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। समझ आया आपको। और ये बात बिल्कुल सही है कि log 8 टू द बेस 2 की वैल्यू 3 के इक्वल आती है। अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा है तो हो सकता है इसकी जानकारी थोड़ी बहुत हो, इसकी नहीं होगी। एक अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। यदि 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000, 10 की घात 3 1000 होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम चाहें तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो अगर लॉगरिथम आपने पढ़ा इससे पहले किसी क्लास में तो आपको याद आ रहा होगा कि log 1000 का मान आधार 10 पर 3 के बराबर होता है। जितने यहां पर 0 उतनी ही इसकी वैल्यू। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। फिर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 टू द पावर 2 लिख लो, 5 टू द पावर इज इक्वल टू 25। तो लॉगरिथम की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हैं log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह से कोई भी नंबर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसे लॉगरिथम में रिप्रेजेंट करके कैसे आप लिख सकते हैं, दीज आर द मेथड्स। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, आप समझ लीजिए कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कभी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये लॉगरिथम होता है। लेकिन अब क्योंकि हम जान गए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अब हम पूरी तरीके से ना लॉगरिथम फंक्शन को स्टडी करना चाहते हैं, पूरी तरह से लॉगरिथम फंक्शन को स्टडी करना चाहते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर आपको स्टडी करना है तो उसके बारे में आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि यदि b टू द पावर y इज इक्वल टू x, अगर कहीं ऐसा होगा यदि b टू द पावर y इज इक्वल टू x, जहां b इज ग्रेटर देन 1, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख रहे हैं,
ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट की घात में क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लगा हुआ है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक दो शर्तें थी, क्या कि b का मान हमेशा कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा। यहां पर जो वैल्यू इसकी आएगी x, ये जो वैल्यू आएगी क्या इसका मान क्या नहीं आ सकता, ना तो इसका मान 0 आ सकता है इसकी वैल्यू। याद करिए जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने आपको बताया तो उसमें बताया गया कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती और इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव भी नहीं आ सकती। छोटी से छोटी वैल्यू हो जाएगी, 0 को अग्रसर होगी, 0 को टेंड करेगी, लेकिन कभी 0 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू का मतलब x कभी 0 नहीं हो सकता, अर्थात x हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। x हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। और y कैसा होगा, यहां पर y जो कि घात यहां लगी है, जो कि एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कोई रियल नंबर हो सकती है। रियल नंबर रखने से हमारा फलन अपरिभाषित नहीं होगा, तो ये रियल नंबर। इसीलिए जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था तो हमने देखा कि इसका जो डोमेन होता है, इसके मुताबिक अगर आज जो हमने फलन लिखा है उसके मुताबिक इसका जो डोमेन है वो y से रिप्रेजेंट हो रहा है और इसका जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसका को डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। ये हमने कोई नई चीज नहीं बताई, ये वही चीज अभी आपको हमने दिखाई है जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते वक्त कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको लग सकता है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि आज वेरिएबल्स को हमने थोड़ा चेंज करके लिख दिया है, बस उतना ही आपको स्ट्रेंज लग सकता है। लेकिन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मेन मकसद हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ना नहीं है, मेन मकसद हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ना है। इसलिए इसको हमने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख दिया है। जहां मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना चाहिए, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना चाहिए उसको हमने डिपेंडेंट बना दिया है, और जिसको हमने डिपेंडेंट बनाना चाहिए उसको हमने इंडिपेंडेंट बना दिया है। x की जगह y और y की जगह x लिखा है। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था ना, उसमें हम क्या लिख रहे थे, b टू द पावर x इज इक्वल टू वाई, या हम लिख रहे थे a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई, या हम लिख रहे थे 10 टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। याद आ रहा है? तो आज हमारा मेन मकसद क्या पढ़ना है, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मुझे पहले मैंने उसके बारे में बताया, लेकिन क्योंकि मैं इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसको स्वीटेबल बनाना चाहता हूँ अपनी स्टडी के मुताबिक, इसलिए यहाँ मुझे थोड़ा उल्टा पुल्टा काम करना पड़ा। पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आपको ये सब चीज़ें याद होंगी कि इसमें b के बारे में बताया गया कि इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट शुड बी एनी रियल नंबर, नो प्रॉब्लम, बट x which is the range of this exponential function, it should be only positive real number, nothing else। इसका मान सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और कुछ नहीं। तो आप x और y मत देखिए, आप डोमेन रेंज उसके मुताबिक फलन को देखिए, ठीक? ये अभी आप याद रखिएगा। अब हम इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए और बताइए इसको लॉगरिथमिक में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इतना कुछ मैंने हिस्ट्री बता डाली आपको, क्या आप बता सकते हैं क्या क्या लिखना चाहिए मुझे? log x टू द बेस b इज इक्वल टू वाई। अब देखिए ध्यान से, जब लॉगरिथमिक फंक्शन बना तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब सीधे हो गए आपस में। y इस फलन का मान है, y इज इक्वल टू fx होता ही कि नहीं होता, और ये x का एक फलन है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन x का एक फलन है जिसे हम fx भी लिख सकते हैं, और इसे हमने किसके बराबर लिख दिया, y। तो अगर हम ऐसा नहीं लेते तो हम ऐसा नहीं बना पाते, तो हमें पढ़ना इसको था तो इसको सीधा होना चाहिए। ये एक बार उल्टा हो जाए तो हो जाए, इसको हम पढ़ चुके हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये हमने बना लिया, ठीक है। अब अगर आप बता सकते हैं तो मुझे बताइए लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन। डोमेन यानी कि किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। डोमेन मतलब
वैल्यू ऑफ x और रेंज जानना चाहते हैं। रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ y। अब आप मुझे बताएं यहां जो x आ रहा है ये इसकी वैल्यू ही क्या होगी, हमारे लघुगणक फलन का डोमेन बनेगी। अब लघुगणक फलन का डोमेन में क्या लिखना चाहिए बताइए, क्या होगा डोमेन? तो आप ऊपर देख लो x में क्या लिखा है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका डोमेन आएगा पॉजिटिव रियल नंबर। उसी से तो ये बना है, तो जो चीजें वहां होंगी वही चीजें यहां आएंगी। तो डोमेन यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज अर्थात y का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब उसको भूल जाइए आप, अब बस इसको याद रखिए। लघुगणकीय फलन को कैसे लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू log x टू द बेस b। इस बेस की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, a लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, e लिख सकते हो, जो आप चाहें वो आप लिख सकते हो। तो हमने b ही क्यों लिखा है, क्योंकि b स्टैंड्स फॉर बेस, आधार। आधार को बेस कहते हैं और बेस का पहला लेटर क्या है, b, तो हमने उसी को लिख दिया है। थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगा, समझ में आएगा सबको, इसलिए ऐसे लिख दिया है। बाकी आप बेस की जगह कुछ भी करो, वेरिएबल में यहाँ x और यहाँ y ही आना चाहिए, ये चीज़ होगी। तो फिर से बताइए लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज क्या होगा, कोई भी रियल नंबर। इसका मतलब लॉग फलन की जो वैल्यू है ना, कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। और इसका जस्ट उल्टा कहां पर था, यहां पर था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज था वो पॉजिटिव रियल नंबर था, उसका जो डोमेन था वो रियल नंबर था। अगर आपको याद नहीं आ रहा आप पलट के देख सकते हैं अपने पन्ने कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज केवल पॉजिटिव रियल नंबर ही होती थी, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होगा और लॉगरिथमिक फंक्शन की जो रेंज है कोई भी रियल नंबर हो सकती है। हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, लॉग बेस b, ये एक ऐसा फलन है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर पर एक फलन है। जैसे आप फंक्शन लिखा करते थे ना, f फ्रॉम n टू n, कुछ याद आया आपको? इसमें f एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन एक नेचुरल नंबर है और उसकी रेंज भी एक नेचुरल नंबर है। लॉग आधार b पर एक ऐसा फलन होता है जिसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन उसका जो रेंज है वो केवल रियल नंबर है। ये लघुगणक फलन का डोमेन और उसका रेंज, उसको लिखने के इतने सारे मेथड्स हमने आपको यहाँ पर बताए। तो क्या इतनी सी चीज में आपको कोई डाउट है? अब देखो लघुगणक फलन को अलग से रटिए नहीं, आप अलग से याद मत करिए, आप केवल किसको तैयार कर लें, बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। उसमें जो कुछ हुआ करेगा वो सब लॉगरिथम में कन्वर्ट होगा और उसी के मुताबिक हम इसका डोमेन और रेंज डिसाइड कर दिया करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का अलग और लॉगरिथमिक का अलग अलग रटो नहीं आप, एक बार गहराई से एक्सपोनेंशियल को समझ लो, उसी से लॉगरिथम को बनाने की कोशिश करो, जैसे मैंने इसी से बनाया देखो, और इसीलिए इसकी भी डिटेल लिखी थी पहले हमने, समझ रहे हैं? तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन आपका होता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन बताइए, पॉजिटिव रियल नंबर। लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन में पॉजिटिव रियल नंबर ही लिखे जाएंगे, x के स्थान पर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही लिखा जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा, या जीरो भी नहीं लिखा जाएगा, याद रखिए, क्योंकि जीरो पॉजिटिव रियल नंबर में नहीं आता है। तो ना जीरो लिख सकते हैं x की जगह पर और ना हम नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं। बेस b इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा रहना चाहिए, वही लिखा है पहले ही। तो जब ऐसा आप करोगे तो y का मान हमेशा कैसा आएगा, y का मान कोई भी रियल नंबर आ जाएगा। ये प्रतिबंध है इसके कि आप x की जगह पर केवल पॉजिटिव रियल नंबर लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है? और बेस की जगह पर कभी भी आप 1 से छोटा नंबर, 1 से बड़ा नंबर ही लिखेंगे, 1 भी नहीं लिखेंगे आप,
ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये लघुगणक फलन है। और हाँ, एक चीज और, जिस तरीके से आपने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो प्रकार का होता है, एक वो जिस पर हम आधार क्या लिखते हैं 10, और एक वो जिसका आधार हम क्या लिखते हैं e। एक a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई, 10 टू द पावर x इज इक्वल टू वाई था, और एक था e टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। उस आधार पर हमने दो भागों में बांट दिया था, दो नाम बना दिए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। हमने बोला अगर 10 की घात में x लिखा हुआ है तो ये होगा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साधारण चर घातांकी फलन। लेकिन अगर e की घात x बराबर y है तो इस प्रकार के फलन को हम बोलेंगे प्राकृतिक चर घातांकी फलन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी प्रकार से लघुगणकीय फलनों को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो पार्ट्स में बांटा गया है, मैं ये छोटी सी जगह लेकर यहां लिख दे रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अगर लघुगणकीय फलन ऐसा लिखा हुआ है, log x टू द बेस e इज इक्वल टू वाई, अगर लघुगणकीय फलन का आधार e है, चर घातांकी आधार है इसका, तो उस समय इसको बोला जाता है प्राकृतिक लघुगणकीय फलन। फलन कौन सा है? लघुगणकीय। बेस में क्या है? e, इसलिए इसका नाम हो गया प्राकृतिक लघुगणकीय फलन। अंग्रेजी में बोलेंगे नेचुरल, लॉगरिथमिक फंक्शन। एक और बड़ी अच्छी चीज मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जो हमारे ये प्राकृतिक लघुगणकीय फलन होता है, इसे आप नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं ना, इसको रिप्रेजेंट हम अलग तरीके से करते हैं। वैसे कैसे? तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ln x इज इक्वल टू वाई। तो कहीं पर भी अगर ln x इज इक्वल टू वाई लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये वो वाला लॉगरिथम है जिसका बेस क्या है? e के बराबर है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपके मोबाइल फोन में जो कैलकुलेटर होता है, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर होता है, तो उसमें भी लॉगरिथम वगैरह होते हैं, तो उसमें दो लॉग आपको देखने को मिलते हैं। एक जगह पे LOG वाला लॉग लिखा होता है, एक जगह पे LN वाला लॉग केवल लिखा होता है। तो इन दोनों का क्या मतलब है? LOG वाला अगर लॉग है तो इसका मतलब है वो ये वाला नहीं है, और जिस वाली की में LN लिखा हुआ है वो वाला लॉगरिथम जो है वो बेस e पर वैल्यू निकलवाएगा। तो अगर ln वाला लॉग की आप यूज करते हो तो आधार e पर लॉगरिथम का मान निकाल के देगा वो आपको। अगर LOG जहां लिखा है वो वाली की का इस्तेमाल करते हो तो आधार 10 पर मान निकाल के देगा वो आपको। तो ln x, लेकिन केवल किसके लिए ये सिंबल बना हुआ है? बेस e जब होगा तब। आप चाहे ऐसा लिख लें, आप चाहे इसी को ऐसा लिख दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो NCERT है ना, वो आधार e वाले लॉगरिथम को ऐसा नहीं लिखती। NCERT पैटर्न में आधार e वाले लॉगरिथम को ऐसा नहीं लिखा जाता है। वो कैसे लिखते हैं? वो इसको ऐसे ही लिखते हैं, log x टू द बेस, कुछ नहीं लगाते, log x इज इक्वल टू वाई। बस। कुछ हमारी बातें समझ आ रही हैं आपको? क्या समझ आया बताइए आप हमको। लॉगरिथम में अगर आधार e है तो उसको कौन सा लॉगरिथम बोलेंगे? नेचुरल लॉगरिथम। लिखने का तरीका क्या है उसके? ये, दिस इज द सिंबल। अगर आधार e है तो, लेकिन NCERT ऐसा नहीं लिखती। तो क्या लिखती है? वो ऐसे लिखती है, वो आधार लगाती ही नहीं है। तो अब आगे से याद कर लीजिए, NCERT बुक में अगर बेस कुछ नहीं लगा है तो क्या होगा? वहां e होगा।
इसलिए उन्होंने ये डिसाइड कर लिया सब लोगों ने मिल करके कि हम जब log x लिखा करेंगे इसका मतलब होगा कि उसका बेस क्या है, और अगर हमको और कुछ लिखना होगा तो हम बेस भी लिख देंगे साथ में, लेकिन अगर हमको बेस e लिखना होगा तो हम बेस लिखेंगे ही नहीं। आप सब लोग समझ जाना कि उसका बेस क्या है, e के बराबर। तो NCERT में ये देखने को मिलेगा आपको, समझ आ रहे हैं। एक्चुअली ये होता है। मोबाइल फोन अगर नहीं देखा है आज तक आपने तो आज घर जाइएगा तो कैलकुलेटर में देखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा लॉगरिथम भी होता है जिसमें log x to the base 10 इज इक्वल टू y। आधार 10 वाला जो लॉगरिथम होता है इसको बोला जाता है कॉमन। कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन इसको कहते हैं, यानी कि साधारण लघुगणकीय फलन। अब देखिए, इसमें बेस लगाना जरूरी है आपको। अगर बेस नहीं लगाओगे तो सब लोग क्या समझ लेंगे कि इसका बेस कितना है, ई बेस है। इसलिए जब ई से इतर कोई बेस लगाएं आप, ई से हट के कोई बेस लगाएं आप, तो आप याद रखिए उस वक्त आपको बेस को शो करना बेहद जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर बेस ई है आपका, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यहां पर ई लिखें ही, ये जरूरी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और द मेन थिंग्स आर that what is the domain of logarithmic function and what is the range of logarithmic function. So you know now that the domain of logarithmic function is only positive real number. logarithmic function का डोमेन केवल धन वास्तविक संख्याएं ही हो सकती हैं, बस, और कुछ नहीं। जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और logarithmic फंक्शन का रेंज क्या होगा? रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं है। दुनिया में जितने रियल नंबर हैं कोई भी इसकी रेंज में आ सकता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन था वो यहाँ रेंज बना, जो उसका रेंज था वो यहाँ डोमेन बना। अभी और कई जगहों पर देखेंगे कि उसमें किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज थी। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन हैज आल्सो सम प्रॉपर्टीज। नाउ वी वांट टू सी दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, कि लघुगणकीय फलन में ऐसे कौन से गुण हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो आप प्लीज इसे नोट कर लें, इसके बाद उन गुणों को देखते हैं हम लोग। ओके, गुण क्या क्या है मैं एक एक पढ़ते जाऊंगा और उसके बारे में हम आपको क्लियर करते जाते हैं। आप देख लीजिए, लिखा है धनेतर। धनेतर का मतलब होता है नॉन पॉजिटिव, और अगर लिखा होता ऋणेतर मतलब नॉन निगेटिव। तो धनेतर कहने से भले शब्द से लगता है कि धन संख्या के बारे में बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। धनेतर शब्द का मतलब नॉन पॉजिटिव, ऐसी संख्याओं की बात कर रहे हैं जो पॉजिटिव नहीं है, जैसे शून्य और सारे निगेटिव रियल नंबर्स, उनकी बात कर रहे हैं। तो नॉन पॉजिटिव संख्याओं के लिए हम लघुगणक की कोई अर्थपूर्ण परिभाषा नहीं बना सकते। इसको आपने अभी अभी देखा है, अभी आपने देखा log x to the base e इज इक्वल टू या बेस b इज इक्वल टू y। आपने देखा, अभी हमने लिखा कि जो धनेतर हैं नॉन पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे कि 0 और सारे नेगेटिव नंबर, उनके लिए हम लघुगणक की कोई अर्थपूर्ण परिभाषा नहीं बना सकते। और अब आप इसको देखो, आपको याद है इसमें x की जगह क्या ले सकते हैं? केवल पॉजिटिव रियल नंबर। ना हम 0 ले सकते हैं, ना हम नेगेटिव रियल नंबर ले सकते हैं। मतलब x की जगह पर 0 और नेगेटिव रियल नंबर हम नहीं ले सकते, अर्थात उन नंबर्स के लिए हमारा लघुगणकीय फलन परिभाषित नहीं होता। वही तो हमने लिख दिया है बस यहाँ पर लाइन में। समझ आ रहा है कुछ कि लॉगरिथमिक फंक्शन में डोमेन
हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगर पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है तो उसके लिए लघुगणकीय फलन परिभाषित नहीं हो सकता। इसीलिए लिखा गया कि नॉन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए लघुगणक की कोई परिभाषा हम बना ही नहीं सकते, और यही रीजन है कि लघुगणकीय फलनों का जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, लघुगणकीय फलन का रेंज समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। अभी लिख के आए हैं आप, अरे नहीं समझ आया? रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लघुगणकीय फलन का रेंज होता है। सेकेंड पॉइंट, ये दो पॉइंट तो हम पहले कर चुके हैं, बस पहले पॉइंट को थोड़ा मुझे समझाना था, क्लियर करना था। थर्ड, बिंदु 1,0 लघुगणकीय फलनों के आलेख पर सदैव रहता है। ऐसा ही एक गुण हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, याद है किसी को? कि बिंदु 0,1 0,1 जो कि y एक्सिस पर पड़ता है, हर चरघातांकी फलन उस बिंदु से अवश्य गुजरेगा। चरघातांकी फलन चाहे जैसा होगा, चाहे वो e टू दी पावर x हो, चाहे वो a टू दी पावर x हो, चाहे वो b टू दी पावर x हो, चाहे वो 10 टू दी पावर x हो, कैसा भी चरघातांकी फलन होगा उसको 0,1 पॉइंट से गुजरना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। क्योंकि हर प्रकार के चरघातांकी फलन को बिंदु 0,1 संतुष्ट करता है। अगर बिंदु 0,1 संतुष्ट करता है तो हर चरघातांकी फलन बिंदु 0,1 से गुजरेगा ही। समझ रहे हैं? इसी प्रकार बिंदु 1,0 हर प्रकार के लघुगणकीय फलन को संतुष्ट करता है, आधार चाहे जो कुछ हो। जैसे देखिए, किस पॉइंट को मैं आपको समझा रहा हूं, थर्ड पॉइंट को। जैसे मैंने बोला log x टू द बेस e इज इक्वल टू y है। अब अगर हम x की जगह 1 ले लें तब y की वैल्यू क्या आएगी? log 1 टू द बेस e, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। किसी भी बेस पर log 1 का मान हमेशा 0 होता है, तो y का मान कितना आ जाएगा? तो पॉइंट क्या मिला? तो अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e वाला फंक्शन है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e वाला कर्व है, तो वो कौन से बिंदु से संतुष्ट हो रहा है? 1,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली, इफ वी हैव वन अदर टाइप ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इन विच आवर बेस इज 10, जिसमें हमारा आधार कितना होगा? 10। उस सिचुएशन पे भी अगर मैं बोलता हूं कि अगर x बराबर 1 तब y बराबर, फिर से log 1 टू द बेस 10, और मैंने अभी अभी बताया कि log 1 का मान किसी भी आधार पर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। इस बार 1,0 कुछ भी आप लिख लो बेटा, log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। तो अगर x की वैल्यू 1 होगी तब log 1 टू द बेस b, log 1 का मान किसी भी आधार पर कितना आएगा? 0। फिर से 1,0 आ गया। और अगर ये बात भी आपको कम समझ में आती है ना, तो हम एक और तरीके से आपको समझा सकते हैं, वो आपको पूरा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर देगी। देखो, ध्यान से देखो सभी लोग, अभी अभी आपने पढ़ा है कि b की घात y बराबर अगर x हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो? log x टू द बेस b इज इक्वल टू y लिख सकते हो। इतना तो समझ में आता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं लिख दूं 10 की घात 0 तो बराबर क्या होगा? किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। लॉगरिथम के पदों में बताओ कैसे लिखें हम इसको? log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, log 1 नहीं लिखा मैंने यहां पर, बस आधार कोई भी हो अगर log 1 आ रहा है। यहां पर आप देखिए, x की जगह पर क्या लेना था? 1। तो log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू y, और log 1 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या आती है? 0। इसलिए y का मान कितना आया है? तो मैंने कुछ बनाया नहीं अपने मन से, सब यहां मौजूद है। आप केवल कोशिश करें उसको देखने की। अभी भी नहीं समझ में आया आपको? आया?
अगर मैं e टू द पावर 0 लिखता हूं देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, प्लीज टेल मी। e टू द पावर 0 का मान क्या होगा? 1। समझ आ रहा है? इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करिए। log 1 टू द बेस e इज इक्वल टू 0। तो अगर 1 आ रहा है यहां पर तो बेस कुछ भी हो, मान हर बार कितना मिलेगा आपको? अब तो समझ आ गया? अभी भी ये बात नहीं समझ आ रही है? इसलिए हर लॉगरिथमिक फंक्शन, चाहे जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो 1,0, अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, अगर हम उसका आलेख ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ 1,0 से गुजरना ही पड़ेगा उसको। नहीं समझ आया? कैसे समझ में आता है? बस बैठे रहते हो चुपचाप आप, ना कुछ बोलना है ना कुछ दिखना है मुझे कि मैं दिख भी जाए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कि आपको समझ भी रहे हैं आप। फिर से बताइए, हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कौन से बिंदु से अवश्य गुजरेगा? 0,1 से। और भी बहुत सारे बिंदुओं से गुजरेगा, लेकिन कोई भी चरघातांकी फलन होगा उसके ग्राफ को 0,1 से गुजरना ही पड़ेगा, दुनिया में चाहे जितने बिंदुओं से गुजर के आवे। इसी तरह से कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, जब उसका ग्राफ आप बनाने जाओगे तो उसको कहां से अवश्य गुजरना पड़ेगा? 1,0 से उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका थर्ड पॉइंट। अब बताइए ये पॉइंट आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, ये समझ पाए भाई आप। चौथा क्या लिखा है देखो जरा। लघुगणकीय फलन एक वर्धमान फलन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। You have already studied that exponential function was already an increasing function. चर घातांकी फलन भी एक वर्धमान फलन होता है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। वर्धमान फलन की पहचान क्या है? वर्धमान फलन की पहचान ये है कि अगर हम लेफ्ट से राइट निर्देशांक अक्षों पर, निर्देशांक अक्षे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इन पर अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो y का मान बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। दीज आर द इंक्रीजिंग फंक्शंस। वर्धमान, वर्धमान का दूसरा नाम वृद्धिमान भी आप ले सकते हैं। वृद्धिमान कि उनके मान में लगातार क्या होती रहती है। तो हर वो फलन वर्धमान फलन है जिसपे अगर मैं निर्देशांक तल पे लेफ्ट से राइट की ओर चलूं और y का मान लगातार बढ़ते जाए, वो फलन कैसा फलन होगा? वर्धमान फलन। ये फलन भी वर्धमान फलन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे निर्देशांक अक्षों पर, वैसे वैसे फलन में उसके y का मान बढ़ते जाता है। अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। एक्स डैश वाई, एक्स वाई डैश। ध्यान से देखिएगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं, गौर कीजिए। एक पॉइंट है जहां से तो इसको गुजरना ही पड़ेगा, लॉगरिथम का कोई भी फंक्शन हो। कौन सा पॉइंट? अल्लो यो देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन 1,0, 0,1 नहीं, 0,1 से तो किसको अवश्य गुजरना पड़ता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। लॉगरिथमिक फंक्शन कहां से अवश्य गुजरेगा? वेयर इज द 1,0 सिचुएटेड? 1,0 पॉइंट कहां स्थित होता है? 1,0 बिंदु कहां स्थित होगा निर्देशांक तल पर? बताइए। वेरी गुड, कहां स्थित होगा? एक्स अक्ष पर। अगर ये 1 है तो ये 1,0, ये 2,0, 3,0, 4,0 और आगे भी ऐसा ही। तो ये कौन सा पॉइंट है? 1,0। अब ग्राफ देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का। ऐसा ग्राफ आता है लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये ग्राफ मैंने बनाया log x टू द बेस 10 का। y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10 का अगर ग्राफ बनाएंगे, दैट विल बी लाइक दिस, and this point is 1,0 because each and every logarithmic function will pass through this point.
हर लॉगरिथमिक फंक्शन को इस पॉइंट से गुजरना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप। उसका ग्राफ ऐसा होता है। अब एक चीज और, चलिए आगे पढ़ते हैं, खुद मिलेगा हमको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हाँ, ये देखो वर्धमान है कि नहीं। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ आप जा रहे हो, देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, जब आप यहां हो तो y का मान कितना है? 0। जब आप थोड़ा यहां पर आ गए, y का मान बढ़ के इतना हो गया। जब आप और आगे चले जाओगे यहां पर, y का मान और बड़ा हो गया। देखो ऊपर चलने पर y का मान बढ़ता है ना। आप और यहां पर आ जाएंगे, y की वैल्यू और ज्यादा हो गई। तो जैसे जैसे आप निर्देशांक तल पे बाएं से दाईं की ओर चलते हो, लेफ्ट से राइट चलते हो, वैसे वैसे फलन आपका ऊपर की तरफ चलते चला जाता है, या y का मान कैसा होता जाता है? बढ़ते जाता है। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक वर्धमान फलन की निशानी है। ये वर्धमान फलन का जो भी आप समझ लें निशानी है, मुझे हिंदी में नहीं, उसको निशानी कहेंगे। ये इंडिकेशन है इसका कि ये वर्धमान फलन है। कोई भी फलन अगर ऐसा मिले, इसमें लेफ्ट से राइट चलो और वो ऊपर चढ़ता जाए, तो वो वर्धमान फलन होता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, 0 के अत्यंत निकट वाले x के लिए। अब देखो 0 कहां पर होता है? यहां x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो x 0 कहां पर होता है? y अक्ष पर। x 0 कहां पर होता है? तो आंसर है पूरे y अक्ष पर ही x 0 रहता है। y अक्ष पर कोई भी बिंदु लेते हो, x को 0 ही लेके कर लिखते हो आप उसे। 0,b टाइप का पॉइंट होता है। तो पूरे y अक्ष पर x का मान कैसा होता है? 0। तो 0 के अत्यंत निकट वाले x के लिए, मतलब एक ऐसा x जो 0 के बहुत नजदीक है, यहां पर log x के मान को किसी भी वास्तविक संख्या से घटाया जा सकता है। मतलब ये घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। दूसरे शब्दों में, हो सकता है पहली लैंग्वेज आपको कम समझ में आई हो, दूसरे लैंग्वेज में हर चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, चौथे चतुर्थांश में जो आलेख है वो y अक्ष के अक्ष के निकटतम अग्रसर होता है, किंतु इससे कभी मिलता नहीं है। इससे कभी भी, आप देखो ये ग्राफ y अक्ष के बिल्कुल ऐसे नजदीक जाते जाएगा, लेकिन कसम है जो ये y अक्ष को मिल जाए, कभी मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अब इसका थोड़ा सा एक आंकड़ा देखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मिल सकता। ध्यान दीजिए, अगर ये y अक्ष को मिलेगा तो y अक्ष पर x कैसा होता है? 0। अभी मैंने बताया। तो अगर ये ग्राफ ना y अक्ष को मिल गया, सुन रहे हैं हमारी बात? मैं क्या क्लियर कर रहा हूं, ये ग्राफ y अक्ष की ओर जाएगा लेकिन y अक्ष को कभी टच नहीं करेगा। उसका मैं रीजन समझा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। अगर ये ऐसा जाते 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 y अक्ष को कहीं टच कर दिया इसने, तो उस जगह पर x का मान क्या हो जाएगा? 0। x का मान। और अब देखिए, ये अगर फलन है log x, ये यहां देखिए x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन अगर log x का ग्राफ y एक्सिस को टच करता है, उस वक्त x का मान क्या हो जाएगा? 0, जो कि इसके डोमेन में नहीं आता। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ कभी भी y एक्सिस को टच नहीं कर सकता। अभी आपको नहीं समझ में आई बात? एक बार फिर से सभी लोग ध्यान से देखें। ये ग्राफ चौथे चतुर्थांश में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथे चतुर्थांश में ये ग्राफ y अक्ष की ओर अग्रसर रहेगा, लेकिन कभी भी ये y अक्ष को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये y अक्ष को टच करता है तो उस बिंदु पर x कितना हो जाएगा? 0। और x तो 0 अगर हो गया तो लॉगरिथम परिभाषित नहीं हो सकता। देखो लिखा नहीं है, नॉन पॉजिटिव नंबर्स के लिए लघु गुणक की कोई अर्थपूर्ण परिभाषा नहीं दे सकते हम, इसलिए x कभी 0 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, पॉजिटिव रियल नंबर ही हो सकता है, ना 0 होगा ना कभी नेगेटिव होगा।
तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर टच करेगा वो वाई एच को तो जीरो होना पड़ेगा, यह असंभव है। इसलिए ग्राफ इसको पास में चलेगा, अनंत तक ऐसे ही चला जाएगा, टच नहीं करेगा कभी वाई एच को। ये ग्राफ किसका आया? log x to the base 10 का ग्राफ आ गया। इससे पता चला कि एक वर्धमान फलन है। दूसरा, ये ग्राफ ऐसा होगा कि चौथे चतुर्थांश में जो आलेख होगा वो वाई अक्ष को अग्रसर होगा, पर उसके बाद भी कभी भी जिंदगी में वाई अक्ष को टच नहीं करेगा। और ये वही वाली बात हो गई ना कि हम दीवार की ओर अग्रसर हैं लेकिन हम दीवार को टच नहीं करेंगे कभी, तो हम दीवार की ओर चल भी रहे हैं उसको टच भी नहीं करेंगे कभी। तो कितना भी नजदीक चला जाएगा, नजदीक चला जाएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा टच नहीं कर सकता कभी, उतनी हिम्मत नहीं है उसके पास। क्योंकि अगर उसने टच किया नहीं कि x का मान कितना हो गया और खुद लॉगरिथम अपरिभाषित हो जाएगा, तो कोई फलन अपने आप को परिभाषित क्यों करना चाहेगा, इसलिए वो कभी टच नहीं करेगा। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, ये समझ आ गया अभी आपको? नहीं समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स्थ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x तथा y इज इक्वल टू log x टू द बेस e। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये चरघातांकी फलन है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। दोनों वक्र, ये जो दो के दोनों वक्र है ना, ये रेखा y बराबर x में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको बना के दिखाना चाहता हूं। या आप एक चीज और थोड़ा सा समझ लें, अभी इस पॉइंट को रोक लीजिए, अभी इस पर और एक चीज देखिए। ये बेस कितना है? 10। जैसे जैसे बेस को आप कम करते जाओगे उधर का हिस्सा ऊपर उठता जाएगा ग्राफ का। कैसे? ऐसे आ जाएगा। लेकिन इस बिंदु से तो उसको गुजरना ही पड़ेगा क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है। और ये हमने मान लिया log x टू द बेस e। हमने बेस 10 से कितना कर दिया? e। बेस को बढ़ा दिया कि घटा दिया? e का मान कितना होता है? 2 और 3 के बीच, तो ठीक तो है। ये बेस 10 है और ये 2 और 3 के बीच में है, तो बढ़ाया कि घटाया? बेस हमने कम कर दिया। तो जैसे जैसे बेस कम होते जाएगा ना, इधर का हिस्सा इसका ऊपर उठते चला जाएगा, स्लोप इसका बढ़ेगा। अगर और कम कर दो आप, और ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये हमने कर दिया log x टू द बेस 2। तो बताइए, अब बेस को और कम किया या बढ़ा दिया? हमने कम कर दिया। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि e का मान 2 से बड़ा होता है और यहां पर बेस हमने क्या लिखा? 2। तो एक चीज और याद रखिए, जैसे जैसे बेस को आप कम करते जाओगे वैसे वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का ये वाला पोर्शन 1,0 के राइट साइड वाला पोर्शन ऐसा उठते जाएगा और इधर वाला पोर्शन अंदर आते चला जाएगा। लेकिन 1,0 को छोड़ेगा नहीं, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा उसको। समझ आ रहा है आपको? ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, उसका आलेख है। अब ये वाला जो पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको और ज्यादा अच्छे से समझाना चाहता हूं। इसलिए आप प्लीज इतना नोट कर लो, इसके बाद हम यहां जगह करके उसको समझाते हैं आपको। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो हम आपको समझाना चाहते थे वो ये है। अब हम प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, पहले अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये y डैश है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि अगर मैं e टू द पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कैसा बनता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है इसको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता है। ये भी बेचारा अग्रसर तो बहुत रहेगा x एक्सिस की ओर, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? ठीक। ये ग्राफ किसका आया? y इज इक्वल टू e टू द पावर x। समझ आया? और ये हमेशा कौन से बिंदु से गुजरता है? 0,1 से गुजरता है। ओके, ठीक। अब हम एक लाइन का ग्राफ आपको बार बार बना के दिखा रहे थे और वो लाइन है y इज इक्वल टू x लाइन। y इज इक्वल टू x,
पहचानते हैं आप इसको? कौन सी लाइन है बताइए? मूल बिंदु से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन जिसकी प्रवणता 1 है, अर्थात धन x अक्ष की दिशा से वो 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये लाइन ऐसे आएगी, ऐसे। दिस इज y इज इक्वल टू x एंड दिस इज नॉट अ कर्व, दिस इज अ लाइन। ये वक्र नहीं है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है। और अभी अभी log x टू द बेस e या log x टू द बेस e का ग्राफ आपने देखा है। इसको कैसे बनाया जाए? ये कहां से अवश्य गुजरेगा? 1,0 से अवश्य गुजरेगा। ये कैसा होगा? ऐसा। ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू log x टू द बेस e। ठीक है। अब जरा दोनों ग्राफ्स को आप सही से देखो और मैं जो बता रहा हूं उसको सोचने की कोशिश करो। आपको नहीं लगता कि अगर हम केवल ये वाला ग्राफ बनाएं और उसके सामने जहां y बराबर x लाइन है ना, इस जगह पर हम एक दर्पण रख दें, शीशा, रोज सुबह आप तैयार होते समय देखते हैं, उसको दर्पण को यहां रख दें, तो इस ग्राफ का इमेज बनेगा दर्पण पे। कैसा बनेगा? ऐसा। सोचो और देखो कि क्या वाकई में ये सही है। और या तो हम इसको ना बनाएं, इसको बना लें और ये लाइन वाली जगह पर क्या रख दें? ऐसे दर्पण। उसमें जो इमेज बनेगी वो इमेज ऐसी आ जाएगी। कहने का मतलब यूं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू log x टू द बेस e। दोनों ही इस प्रकार इनका बिहेवियर होता है मानो कि y बराबर x एक दर्पण है और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। अब आप ये बताएं, ये आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? तो आप केवल e की घात x का क्या बना दो? ग्राफ। उसके बाद y बराबर x लाइन बना दो और y बराबर x लाइन जहां पर है वहां पर क्या रख दो? आप मिरर रख दो और जैसा आपको दिखता है वैसा दूसरा ग्राफ बना दो। किसका बन जाएगा? अपने आप लॉगरिथम का बन जाएगा। यह लॉगरिथम का बनाया हो आपने, y बराबर x की जगह पर दर्पण रख दो और उसको देख देख कर उससे लाइन बना दो ऐसे, वो किसका ग्राफ बन जाएगा? e टू द पावर x का बन जाएगा। इसलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी ने आपको बताया कि y बराबर e की घात x और y बराबर log x टू द बेस e दोनों ही वक्र y बराबर x में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं ये। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। हटा दिया जाए इसे, जैसा बताइए। देखो आज और 10:05 हो गया है। आपको जाना है कहीं? नहीं जाना? नहीं जाना? सच बताओ, जाना है? घर जाना है? घर तो फिर हमें भी जाना है, लेकिन आज पढ़ी के जाएंगे। थोड़ा सा और बचा है, पढ़ी लेंगे। हटा दें इसको। अगर घर ही जाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। वो बस बातें नहीं करिए। देखिए अभी अभी लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने स्टडी किया है। लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमको करना पड़ेगा। ठीक है। कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फॉर्मूला है जिसे हम
बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं। क्या होता है बेस चेंज फॉर्मूला? बेस चेंज फॉर्मूला ऐसा होता है भैया कि जैसे आपके पास ये नंबर है, एक लॉगरिथमिक x log x टू द बेस b, ये एक फंक्शन है आपके पास, इसका बेस अभी कितना है b, लेकिन हम सोचते हैं या हम चाहते हैं कि इसका जो बेस b है ये b के अतिरिक्त तो कुछ और आ जाए। हम चाहते हैं कि b की जगह पर अगर e हो जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर b की जगह पर e हो जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आंसर है कर सकते हैं। अर्थात किसी भी लॉगरिथम नंबर में लिखा हुआ बेस हम चेंज कर सकते हैं, और इसीलिए इसके फॉर्मूले का नाम क्या रखा गया है? बेस चेंज फॉर्मूला। कैसे बदल सकते हैं? तो थोड़ा ध्यान से देखिए। लॉगरिथम हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं log x टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। ध्यान से देख लीजिए इसको, y इज इक्वल टू log x टू द बेस b। हम इसे क्या लिख सकते हैं? log x टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये लॉगरिथम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब y इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है log x टू द बेस e और 1 अपॉन log b टू द बेस e। इसको लिखा जा सकता है log e टू द बेस b। log b टू द बेस e डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसे ऐसे देखें कि 1 अपॉन log b टू द बेस e है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आप याद रखिए लॉगरिथम में एक और बढ़िया प्रॉपर्टी है, 1 अपॉन log m टू द बेस n इज इक्वल टू log m n टू द बेस n। अगर इसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, बट आपको नंबर और बेस दोनों ही बदलने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये जो 1 अपॉन log b टू द बेस e लिखा है, जब ये ऊपर आएगा तो log e टू द बेस b बन जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद आप देखिए बेस चेंज हो गया। पहले log x टू द बेस b था, अब log x टू द बेस e हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हम केवल e ही लगा सकते हैं? नहीं, आपकी जो मर्जी लगा लो, जिसमें आप बेस को चेंज करना चाहते हो। हम x को किस में बदलना, बेस को किस में बदलना चाहते थे? e में, तो हमने ये किया। अगर आप बेस को a में बदलना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, या 10 में बदलना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10 अपॉन log b टू द बेस 10। अगर आपको 10 में चेंज करना है तो फिर और इसको क्या लिख सकते हैं? log x टू द बेस 10 इंटू log 10 टू द बेस e। log b टू द बेस 10 को ऊपर ले जाएंगे, log 10 टू द बेस e। आप यूं समझ सकते हैं कि ये था क्या? log x टू द बेस b। इस बेस b को बदलकर हम e बनाना चाहते थे, तो उसका क्या तरीका है? आप बेशक b को बदलकर क्या बना दो? e। लेकिन ऐसा करने की आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कि उसके साइड में, उसके मल्टीप्लिकेशन में फिर log e टू द बेस b लिखना पड़ेगा आपको। ये आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस बेस में बदलना चाहते हैं वो बेस यहां पर, और जो बेस पहले से था वो बेस यहां पर। जैसे अगर log x टू द बेस 10 है और मैं चाहता हूं कि मैं इसे log x टू द बेस e में चेंज करूं, तो आप बेस 10 को e में बदलना चाहते हो ना, कर लो log x टू द बेस e। लेकिन आपने ऐसा किया है ना, इसकी एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा उसके साथ में? आपने बदला किस बेस में है? e में, तो e यहां और 10 था तो 10 को लिख दो। मतलब 10 बेस में ही रहेगा। उसको अगर आपने उसकी जगह किसी दूसरे को लिखा है तो उसके बदले उसके बगल में इसको लिखकर नंबर यहां लगाना पड़ेगा आपको। ये उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये एक बेस चेंज फॉर्मूला है जो आपके बहुत काम आएगा और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको।
अब बताइए आप समझ पाई से कि नहीं समझ पाए? अगर आप समझ गए हैं तो बता दीजिए मुझे। log x टू द बेस e, हम इसके बेस को 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बताइए क्या करें? पहले तो e को हटा के 10 कर ही दो, कुछ मत सोचो। log x टू द बेस 10, उसके बाद फिर उसकी एक कीमत चुकानी है आपको, तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए? 10 बनाया है आपने तो यहां 10 को लिखो, और e पहले से था तो e लिखो। यह बेस चेंज फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये मेथड याद हो जाएगा तो आप ऐसे तुरंत बना सकते हो, फिर इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये कौन सा फॉर्मूला हमने बताया है आपको? बेस चेंज फॉर्मूला। और देखिए कुछ फॉर्मूला है। सेकंड, एक इसमें प्रोडक्ट रूल भी आता है लॉगरिथम में। क्या प्रोडक्ट रूल आएगा कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है log m इंटू एन इज इक्वल टू, ये दो नंबर हैं जो आपस में काहे में है, गुणा में है, आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो? log m प्लस log n। लॉगरिथम का ये भी एक रूल है। आप सोचोगे बेस क्या होगा, तो हमने अभी बताया अगर कुछ ना लगाएं तो क्या समझ लेना, और अगर कोई बेस है तो खुद लगाया होगा, यहां पर वही यहां लगा देना और वही यहां लगा देना। ठीक है, तो अगर कुछ नंबर गुणा में है तो आप इनको कैसे ला सकते हैं? प्लस में ला सकते हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखें, बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में देखा है कि बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, log m प्लस एन टू द बेस 10 इज इक्वल टू, वो लिखते हैं log m टू द बेस 10 प्लस log n टू द बेस 10, क्योंकि बीच में प्लस लगा है तो वो ऐसा लिख देते हैं। पर याद रखें ये नहीं हो सकता। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में आएंगे, प्लस में है तो नहीं हो सकता कुछ भी उनका। पहले आप प्लस कर लें, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। समझ में आई कुछ बात आपको? नहीं समझ में आया? अच्छा, एक ये भी रूल नोट कर लीजिएगा लॉगरिथम का, याद रखें इसको भी। थर्ड, एक आएगा कोशिएंट रूल। भाग के लिए लॉगरिथम किस प्रकार से एक्ट करेगा, उसके लिए देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है log m अपॉन n टू द बेस 10, तो अगर डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएगा? वो माइनस में आ जाएगा। log m टू द बेस 10 माइनस log n टू द बेस 10, तो भाग में है तो माइनस में आ जाएगा, गुणे में है तो प्लस में आ जाएगा। इस तरह से log m अपॉन n आ जाया करेगा। समझ रहे हैं? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट के लिए लॉगरिथम का क्या रूल है? एक्सपोनेंट के लिए लॉगरिथम का रूल ये है कि अगर कभी log m टू द पावर n टू द बेस 10 लिखा हो या बेस ना लगाओ, अगर इस नंबर में कोई पावर लगी हुई है, कोई घात लगी हुई है, तो उसका क्या होगा? आंसर है वो घात आगे आ जाया करेगी। तो पावर कितनी है यहाँ पर? n आगे लिख दिया, और बाकी क्या बन जाएगा? log m टू द बेस 10, तो पावर आगे आ गई, log m टू द बेस 10 ये आ गया। इस तरह से लॉगरिथम के ये कुछ रूल्स हैं, लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हैं। इन फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। एक छोटा सा और फिफ्थ, वो ऐसा है कुछ कि अगर कभी भी e टू द पावर log x टू द बेस e, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां का बेस और यहां का बेस सेम है, ये भी बेस है घातांक का, ये भी बेस है लॉगरिथम का, लघुगणकीय फलन का, तो अगर ये दोनों बेस आपस में सेम हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? केवल जो नंबर यहां लिखा होगा बस इतना ही आ जाएगा। अब वैसे हम चाहे ना तो इन सब का
इन सब का हमारे पास प्रूफ है। हम सबको प्रूफ करके आपको दिखा सकते हैं कि गुणा में है तो प्लस कैसे हो गया, भाग में है तो माइनस कैसे हो गया, पावर में है तो ये पावर आगे कैसे आ गई। इन सब के अपने अपने प्रूफ हैं, लेकिन अब प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे। अब आपकी बुक में करके दिखाएंगे, आप कोशिश करें उसको कर सकते हैं। पर याद रहे कि अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो इस पूरे की वैल्यू में क्या आएगा, केवल x आएगा, बस याद कर लीजिए। अगर कभी ऐसा लिखा है बताइए a टू द पावर log x स्क्वेयर टू द बेस a, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। वेरी गुड, इफ दिस बेस एंड दिस बेस इज इक्वल टू ईच अदर देन इट्स वैल्यू विल बी x स्क्वेयर ओनली। ठीक है, तो ये लॉगरिथम के रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, आप लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इनके अवकलन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।